हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 17th फैब को मैथ का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास है ये मैथ का वायरल पेपर जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। 100% आपके एग्जाम में आने वाला है और आज मैं आपको फुल 80 में से 80 मार्क्स कंफर्म कराने वाला हूं। 80 में से 80 मार्क्स कंफर्म कराने वाला हूं। तो एक बार कोड देख लेते क्या है, 3411। इसके बाद बेटा नोट देखना भी बहुत जरूरी होता है। नोट देखो, नोट क्या है। पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है कि पहले तो इसे चेक कर लेना है कि इसमें 27 प्रिंटेड पेज है या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर कोड गिवन इन द राइट हैंड साइड। जो क्वेश्चन पेपर कोड, ये रहा क्वेश्चन पेपर कोड जो दिया हुआ है, उसको आंसर बुक में लिखना कंपलसरी है। इसको आंसर बुक में लिखना कंपलसरी है। नंबर 3 बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 है, प्लीज चेक दैट दिस 6 क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन है या नहीं है, इसे एक बार कंफर्म कर लेना है। पॉइंट नंबर 4, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन आंसर बुक। मतलब जो सीरियल नंबर है वो आपको अपने आंसर बुक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 है, 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए टोटल 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। क्या है, देखो 10:15 AM से लेके 10:30 तक क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। इस बीच कोई काम नहीं करना है। लिखा भी है, द कैंडिडेट्स विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली। इस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड करना है। विल नॉट राइट एनी आंसर, कोई भी आंसर नहीं लिखना है इस टाइम में आपको अपने आंसर बुक में। टाइम देख लेते हैं, तो देख लो ये पेपर है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। टाइम कितना है, तो 3 आवर्स आपको पूरे मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है। तो आज मैं आपको 80 में से 80 फुल कंप्लीट कराने वाला हूं। अब करेंगे हम इसका जनरल इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और स्ट्रिक्टली इसको क्या करना है, फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या बोल रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है, 38 है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। पॉइंट नंबर 2, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी डी और ई में। ओके। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, इन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 क्वेश्चन है जो कि क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद एंड 19 एंड 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। जो 19 नंबर पे और 20 नंबर पे होगा वो क्वेश्चन कैसा होगा, तो असर्शन रीजन वाला होगा। और टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होंगे, तो 1 नंबर के लिए होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, इन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो सेक्शन बी में है, नंबर 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कैरिंग 2 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा, तो 2 मार्क्स के लिए होने वाला है। देखो बेटा पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 टू 31, मतलब 26 से स्टार्ट होगा 31 तक होगा। कैसे क्वेश्चन होंगे, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। कैरिंग 3 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, तो 3 नंबर के लिए, हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है, इन सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट होगा और कहां तक होगा, तो 35 तक। कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर होंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है, इन सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होगा और कहां तक होगा, 38 तक। कैसे होंगे,
तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, केस स्टडी बेस्ड होने वाले हैं। और कितने नंबर का होगा बेटा? तो पूरे पूरे 4 मार्क्स का होगा। इसमें आगे बोल रहा है इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड, इंटरनल चॉइस मिलेगी कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा ना उसमें आपको चॉइस मिलेगी। आगे पॉइंट देखते हैं हम, नंबर 8, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई भी आपको ओवरऑल चॉइस नहीं मिलने वाली है। आपको क्या मिलेगा? इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड, इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे सेक्शन बी में 2 मिलेंगे चॉइस के लिए, ठीक है। सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन चॉइस के लिए मिलेंगे और सेक्शन डी में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन 3 क्वेश्चन ऑफ 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स इन ईच क्वेश्चन, लेकिन जो ई में है उसको इंटरनल चॉइस मिलेगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। आगे बात समझ में? मतलब सब में जैसे ए है और कोई क्वेश्चन है और करके बी है, तो आपको या तो ए करना है या तो बी करना है। पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 9, अगर डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो नीट एंड क्लीन अप बनाओ। और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? तो 22/7 रखनी है अगर जरूरत होती है तो। ओके, आगे पॉइंट नंबर 10, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आगे बात समझ में? बेटा यहां से अब शुरू होता है अपना सेक्शन ए, यहां से शुरू होता है सेक्शन ए। क्या बोला है? दिस सेक्शन हैज कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, कि 20 एमसीक्यूज हैं और टोटल 1 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 5 is equal to 0 and 2x minus 1 is equal to 0 हैज, क्या होगा वो? नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, यूनिक और इनफाइनाइट। तो इसको जरा करके देखते हैं। देखो सबसे पहले यहां से मैं ए निकाल लेता हूं, तो ए की वैल्यू, ए 1 की वैल्यू मिली है मुझे 1 और बी 1 की वैल्यू मिली है। बी वाला पार्ट तो है ही नहीं, क्या मिला मुझे? सी 1 मिला है 5, क्योंकि कंपेयर जब हम करते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करते हैं। तो एक्स वाला पार्ट ए होता है, वाई वाला पार्ट बी होता है और सी मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ तो डायरेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर यहाँ से मैं कंपेयर करूं तो A2 की जो वैल्यू है वो मुझे मिलती है 2 और C2 की जो वैल्यू है वो मुझे मिलती है -1। अगर इन दोनों में रिलेशन यहाँ देखो, अगर रिलेशन चेक करता हूं तो A1/A2, ठीक है, कितना हो गया? 1/2। और यहाँ अगर देखूं मैं C1/C2 तो ये हो गया 5/(-1), जबकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब अगर इक्वल नहीं है A1/A2, अब C1/C2 के अगर इक्वल नहीं है तो ये केस कौन सा बनता है? नो सॉल्यूशन का। कौन सा बनता है? नो सॉल्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? आगे बात समझ में? आ जाओ ऐसे ही करते हैं। नंबर 2 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट ए, ए के पास राइट एंगल है, साइन बी की वैल्यू दी हुई है 1/4, देन द वैल्यू ऑफ सेक बी, सेक बी की वैल्यू क्या होगी? जरा समझो, एक राइट एंगल बना लेते हैं, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल एट ए पे देना है तो ये हो गया ए, इसे करूंगा मैं बी और ये हो गया सी। ये साइन बी की वैल्यू दी हुई है तो बी का मतलब है इसके सामने जो भी होगा ये मेरा कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स एंड रिमेनिंग पार्ट इज बी फॉर बेस, ठीक है। अब ये साइन बी दिया हुआ है, अब साइन का मतलब होता क्या है? तो एक चीज याद रखना, मैंने हमेशा बोला है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे क्या फायदा होगा? तो देखो एस सी टी मतलब साइन कॉस टेन, साइन का मतलब क्या होता है? P/H, तो P/H की वैल्यू दी हुई है तो ये मेरा हो गया P और ये हो गया मेरा H। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बी निकालना पड़ेगा। और बेस निकालने के लिए याद रखना कि जब भी हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ता है तो हम प्लस करते हैं, बाकी परपेंडिकुलर निकालना पड़े या बेस निकालना पड़े हम माइनस करते हैं। तो मुझे निकालना है बेस तो माइनस करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16
माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, कितना आ गया अंडर रूट में 15 हो गया बेस की वैल्यू। बेस की वैल्यू क्या पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है। और सेक क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोस क्या होता है बी अपॉन एच। तो सेक क्या हो गया एच अपॉन बी हो गया, है ना। एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की बोलोगे सर ये तो 4 है। बी की वैल्यू कितनी आई है रूट 15। देखो ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान रखना है कि जो एंगल पूछ रहा है, जैसे एंगल बी की बात की थी, तो बी के ठीक सामने कौन हो जाएगा पी, और एच हमेशा फिक्स होता है, तो ये पी हो गया, ये फिक्स है, तो ये क्या हो गया बेस हो गया। और ये याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले SCT, इससे फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है कि अंडर रूट में 0.4 इज एन क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या क्या है। देखो ये दिखने में इजी लग रहा है, पर अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में धोखा खा जाते हैं। अब अगर कोई बोलेगा कि सर रूट 4 है, और रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और इस हिसाब से 2 क्या है अपना रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए रैशनल नंबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा पूरी तरीके से गलत। ठीक है, ये क्या है रैशनल नंबर नहीं है, इसे आप बोलोगे कि सर ये है अपना इरेशनल नंबर। याद रखना ये बात, याद रखना अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। अगर आपने खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया होगा तो 80% चांस है, 80 to 90% चांस है कि इसको आपने गलत किया होगा। ऐसे ही करते हैं हम नंबर 4 का क्वेश्चन। देखो 4 वाला क्या बोल रहा है, पार्ट 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट, कि कौन सा इनमें से यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है 8 पावर n के, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो कौन सा नहीं हो सकता है। तो जरा समझो, अगर ये 8 पावर n है और n की मैं वैल्यू एक बार 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, 4 पुट करता हूँ, यही तो नेचुरल नंबर होंगे, है ना। तो अगर 1 पुट करूं 8 के पावर 1 हो जाएगा, अगर 1 पुट किया तो मतलब 8 इसका यूनिट डिजिट हो सकता है। अगर मैं 2 पुट करूं तो 8 का स्क्वायर होगा मतलब 64, और यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, मतलब 4 तो हो सकता है, तो 4 ऑप्शन होने से नहीं रहा। ठीक है, अगर 8 के पावर में 3 कर लूं, 8 के पावर 3, जरा देखो स्क्वायर तो 64 हो गया, फिर इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32, 32 में लास्ट में क्या आ रहा है 2 है, मतलब 2 भी नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं 4 रख लूंगा, अब देखो 8 के पावर 4 रख लूंगा, 8 के पावर अगर 4 रखूं तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 64, और 4 4 का मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में, यूनिट की बात हो रही है तो 4 4 का 16, मतलब लास्ट में 6 आ सकता है। ठीक है ना, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, पर कुछ कोई भी नेचुरल नंबर रख लूं मैं लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो ऐसे केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0 मेरा करेक्ट हो जाएगा, कि 8 के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रख लूं, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखना बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, कौन सा रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। 4 ऑप्शन अपन के सामने हैं, अब चारों को एक एक चेक करना पड़ेगा। अब कब होगा, तो आपको पता है कि सर जब d की वैल्यू 0 हो जाए तो 2 इक्वल रूट होगा, ठीक है ना। अगर d की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से, तभी अपना ये वाला केस होगा, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और d की वैल्यू अगर छोटी हो गई 0 से, तो आप बोलते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मतलब हर एक केस में मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि सर d क्या होता है, तो d होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हर क्वेश्चन का मतलब है ऑप्शन में एक एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो नहीं, इतना टाइम अपन को कंज्यूम नहीं करना है, अपन को जितना जल्दी हो पाए वो करना है। देखो बी है ना, बी है, बी इसका स्क्वायर है, मतलब अगर बी की वैल्यू बड़ी हो गई तो यहाँ चाहे जो भी हो आंसर क्या आएगा, छोटा ही आएगा, है ना। अगर ये वैल्यू छोटी हो गई, अगर बी की वैल्यू छोटी हो गई, ध्यान रखना, जैसे अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूं
तो आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आ रहा है। अगर मैं 2 में से 4 माइनस करूं तो आप बोलोगे सर माइनस का 2 मतलब 0 से कम आ गया। तो इस केस के लिए बी स्क्वायर का बड़ा रहना बहुत जरूरी है इन दोनों पार्ट से। तो अगर यहां देखो तो ये क्या है, बी इसमें बड़ा है मतलब 4 हो जाएगा और ये छोटा है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए देखो इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप बोलते हो तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। अगर बी का स्क्वायर करूंगा तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4ac। ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो 4 तो आएगा ही ना। जब 1 में से 4 माइनस करूंगा तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ भी अगर देखूं तो बी की वैल्यू क्या है, छोटी है, ये भी माइनस में आएगा। अगर यहाँ देखूं तो इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जबकि एक बार अपना आंसर आ चुका है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और आपको एग्जाम में यही तरीका फॉलो करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। नंबर 6 देखते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज की बात हो रही है। जीरोज क्या है, आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल हैं। तब बताओ कि बी की वैल्यू क्या होगी। एक रफ पेज लेता हूं, इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको मैं। सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई थी, इसको यहां लिख लेता हूं, जरा देखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी। कंपेयर करता हूं इसको मैं, तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी a और b की वैल्यू मुझे मिलेगी b, और c की जो वैल्यू मिलने वाली है वो है 2a अपॉन बी। अब बोला है कि रेसिप्रोकल ईच अदर, मतलब दो जीरोज होने वाले हैं, एक तो अल्फा होगा और एक बीटा होगा, और एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है। मैं कर लेता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। अगर यहां ध्यान से देखो, अगर 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इनडायरेक्टली 1 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इनडायरेक्टली 1 दिया हुआ है ना। अल्फा रेसिप्रोकल हो गया बीटा का। तो अगर ये देखूं अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए की वैल्यू 1 दी हुई है, इसे वैल्यू रख लेता हूं। सी की वैल्यू क्या है, 2a अपॉन में b अपॉन में रखना है a की वैल्यू a, ठीक है। 1 रखता हूं, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, इसे सॉल्व करूंगा मैं, तो ये हो गया 2a अपॉन में b मल्टीप्लाई 1 अपॉन a से a हो जाएगा कैंसल, और यहाँ आएगा 2 अपॉन b। क्या आ जाएगा, 2 अपॉन b। ये आ गया 2 अपॉन बी इज इक्वल टू क्या था, 1 था। 1 रखा, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये रखा ना, ये वैल्यू रखी है और ये 1 के इक्वल था, तो b अपॉन 2 1 के इक्वल होगा, ये पूरा पार्ट 1 के इक्वल। यहाँ कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई किया 2 में, 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, b का 1 में मल्टीप्लाई होगा b आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो b की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सॉल्व कैसे करोगे, एक बार इसको भी, इस सॉल्यूशन को भी समझना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कॉमा माइनस बी, ये दिया हुआ है, और कहाँ से डिस्टेंस निकालना है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होगा, तो याद रखना डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, इज इक्वल टू मॉड में माइनस बी होता है। जब भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोले तो होता है माइनस बी, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी है। तो बी की वैल्यू अगर मैं माइनस बी रखूं और मोड में से कोई भी चीज अगर बाहर आती है नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब नेगेटिव बाहर आ ही नहीं सकती, पॉजिटिव ही आएगी। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। और बी कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखो ये चीज पता होनी चाहिए। अगर हाँ, हो सकता है ये क्वेश्चन तुमको बहुत इजी लग रहा हो, इजी इसलिए लगा क्योंकि ये तुमको पता था कि ये ऐसा भी कुछ होता है, वरना फिर ये क्वेश्चन तुम्हें छोड़ के आना पड़ता और फिर एक नंबर यहाँ कट ही जाते तुम्हारे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 8। नंबर 8 समझो एक बार। नंबर 8 बोल रहा है इन द जॉइनिंग फिगर, अगर इस फिगर को ज्वाइन करता हूं, जो ये फिगर दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, ये जो पी क्यू है, पी क्यू लाइन है, ये पैरेलल है एक्स वाई के, एंड बी सी, मतलब 1 2 3, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यही बोल रहा है कि एपी है 2 सेंटीमीटर, ये
2 है, px है 1.5, इसको लिख लो, ये है 1.5। ओके, px दे दिया, आगे बोल रहा है bx 4 है, bx मतलब ये वाली चीज 4 है, qy ये डिस्टेंस दी हुई है 0.75। पूछ क्या रहा है aq प्लस cy, इसका और इसका क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा। तो पहले aq निकालना पड़ेगा। aq के लिए देखो क्या करता हूं, बीपीटी के अकॉर्डिंग एपी अपॉन क्या लिख लूंगा मैं, px लिख लूंगा, या फिर एपी अपॉन पीबी भी लिख सकता हूं मैं, है ना। पर मैं कौन सा लूंगा, देखो एपी अपॉन पीएक्स लूंगा। इससे क्या फायदा होगा, इसे यहां लिखता हूं एपी अपॉन पीएक्स लूंगा, इज इक्वल टू, इधर भी ऐसा ही रहना पड़ेगा, तो ए क्यू अपॉन सी वाई लूंगा, जिसमें से ए क्यू पता लग जाएगा, ये भी पता है मुझे, तो यहां लिखा मैंने ए क्यू अपॉन में सी वाई। ओके, सॉरी सी वाई नहीं क्यू वाई, ये हो गया क्यू वाई, ये भी पता है। इसको जरा सॉल्व करता हूं वैल्यू पुट करके। एपी की वैल्यू कितनी है, यहां ध्यान दो, एपी की वैल्यू है 2, तो यहां हो गया 2। पीएक्स कितना है 1.5, EQ मुझे फाइंड करना है, EQ मुझे फाइंड करना है, और ये हो गया 0.75। ओके, जब इसे मैं सॉल्व करता हूं, जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे AQ की जो वैल्यू मिलेगी, AQ मुझे मिलेगा, देखना 0.75 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 17 5 जा 150 होता है, 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा मतलब 150 आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1। तो ये मिल गया है मुझे 1। ऐसी अब ये निकालना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, वापस से लिखूंगा एपी अपॉन क्या लिखूंगा, यहां से देखो एपी अपॉन पी बी, एपी लेने से अच्छा है मुझे लगता है ए एक्स ले लो, ये पूरी डिस्टेंस, ताकि ये सी वाई आ जाएगा। तो इसको हटाओ, यहां लेते हैं ए एक्स अपॉन में एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में सी वाई हो जाएगा, सी वाई ए एक्स कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 1.5 है, मतलब ये टोटल हो गया 3.5। एक्स बी कितना है, तो 4 इज इक्वल टू, ऐसे ही मैं ए वाई की वैल्यू पुट करूंगा, यहां से यहां तक 1 है, और ये ऐड करूंगा तो 1.75 हो गया, 1.75, और मैं निकालूंगा वैल्यू सी वाई की। ओके, सॉल्व करते हैं, तो सी वाई की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, यहां से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरीका है। ये वैल्यू आती है सी वाई की 2, कितनी आ जाती है 2, तो ये आ गया 2। अब पूछ क्या रहा है, इन दोनों का ही तो सम पूछ रहा था, देखो ए क्यू कितना है 1 है, और सी वाई कितना है 2, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 3, दोनों का सम क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नंबर 9, देखो जरा नंबर 9 क्या बोल रहा है। नंबर 9 है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, हाँ ठीक है, हाँ ओके। नंबर 9 जरा देखो, गिवन एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, दो ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर एक दूसरे के सिमिलर है, तो जरा यहाँ ट्राइंगल बना लो एक बार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ए बी सी किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के, तो यहां बनाया मैंने पी क्यू आर, जिस फॉर्मेट में लिखा है वही लिखना, वरना यहाँ ए बी सी लिखा और यहाँ कर दिया पी क्यू आर, फिर तो हो गया काम तुम्हारा गलत। तो ऐसे नहीं करना, ए की वैल्यू बोला है 30 है, ये है 30, ठीक है। अगर ए 30 है तो इसके हिसाब से पी भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। क्यू बोल रहा है 90 है, अगर क्यू 90 है तो रूल ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग बी भी मेरा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ओके, अब देखो कि ये एंगल पता होना चाहिए, आर का सम पूछ रहा है, आर और बी का सम कितना होगा, तो पहले आर वाला एंगल तो पता कर लूं मैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको ऐड कर लेता हूं मैं, 90 प्लस 30, और इसे मैं माइनस कर लूंगा किसमें से, 180 में से, तो ये हो गया 120, और माइनस करूंगा मैं 180 में से, तो मुझे मिल जाएगा 60। 60 क्या हो गई मेरी,
आर की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया 60, और बी और आर का सम पूछ रहा है, तो 60 प्लस 90 तुम्हें बता दो कितना होता है, 150। 150 है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी है अपना 150। तो 150 क्या हो जाएगा अपना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया ये बात आई समझ में? पहले तो सिमिलर जैसे दिया था वैसे ही ट्रायंगल बनाओ, वरना गलती हो जाएगी, कंफर्म है। इसके बाद ये एंगल निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से, और दोनों का सम कर दिया, आंसर आ गया। दिखने में क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। देखो जब हम कोई क्वेश्चन को देखते हैं ना तब इजी लगते हैं, लेकिन जब खुद सॉल्व करने की बारी आ जाए तब लगता है कि हाँ क्वेश्चन में कुछ था। ठीक है, अब देखो, टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब दो कॉइन है और दोनों को अलग अलग टॉस किया गया। तो एक बार सोच के देखो, अगर ये एक कॉइन है और ये दूसरी कॉइन है, अगर टॉस करता हूं तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, एक प्रोबेबिलिटी है। दोनों में टेल टेल आ जाए, दूसरी प्रोबेबिलिटी है। तीसरी प्रोबेबिलिटी है एक में हेड आ जाए और एक में टेल आ जाए। अगली प्रोबेबिलिटी बनती है कि पहले वाले में क्या आ जाए, टेल आ जाए, और दूसरे वाले में हेड आ जाए, और उसके बाद दोनों में, मतलब यही टोटल 4 अपने आउटकम होने वाले हैं। टोटल आउटकम 4 होंगे। अब पूछ क्या रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम क्या बोल रहा है, एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो टोटल तो अपना कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, बोल रहा है कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, तो 1 2 3, ऐसे 3 चांस है। ओके, तो ये हो गया 3/4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है। ठीक है, कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो ध्यान देना है कैसे निकाला है। सबसे पहले तो ये सैंपल स्पेस तुमको पता लगना चाहिए कि क्या हुआ। अब सैंपल स्पेस अगर पता लग गया तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। नंबर 11 में बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, पीए एंड पीबी आर टेंजेंट। ये जो पीए है, पीए ये हो गया पीए और ये हो गया पीबी, ये क्या है, टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो बराबर भी होना चाहिए, तो पी ए बराबर होगा पी बी के। इससे ये कंक्लूजन तो निकल गया अगर टेंजेंट है तो। ठीक है, सेंटर ओ से है, एंगल पी की वैल्यू दी हुई है कि यहाँ राइट एंगल दिया हुई है, ये एंगल 90 का है। ए बी की लेंथ दी हुई है, ए बी ये देखो, ये ए बी दिया हुआ है। जरा फिगर बाहर बना लेता हूँ, उनको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके से, ये है P, ये है A और ये है B। तो ए बी दिया हुआ है 3√2, और ये दोनों बराबर होंगे, तो इसको कर लेता हूं मैं x और इसे कर लेता हूं मैं x। अब पूछ रहा है देन द डायामीटर ऑफ द सर्कल, तब सर्कल का डायामीटर क्या होगा ये बताना है। सर्कल का डायामीटर क्या होगा, तो देखो सर्कल का डायामीटर कहने का मतलब है कि अगर मैं ये निकाल लूं, ठीक है, या फिर ये निकाल लूं, और दोनों कोई भी दोनों में से, इसमें से या इसमें से कोई एक चीज निकाल लूं, और क्या कर दूं मैं, इसका डबल कर दूं तो मिल जाएगा मुझे। तो उसके लिए पहले मुझे इन दोनों में से कोई एक साइड निकालनी पड़ेगी, और वो निकालेंगे कैसे समझते हैं एक बार। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, ये वाली साइड में फाइंड कर लेता हूँ, मतलब ये साइड ये दोनों बराबर ही होगी, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ, और यहाँ लगाऊंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाता है कि 3 रूट में 2 है, इसका होगा स्केयर, और ये x प्लस एक्स है, इसका भी सम करेंगे और ऐड कर लेंगे, ये एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर। इसको सॉल्व करूंगा मैं, जरा देखना। तो ये हो गया 3 का स्केयर 9 हो जाता है, मल्टीप्लाई में स्केयर अंडर रूट से स्केयर हट जाएगा, और ये हो गया 2x स्केयर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। इतना समझ में आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। 3 कैसे आई, ये स्क्वायर रूट था, ट्रांसफर करूंगा अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब √9 हो जाएगा। तो √9 की वैल्यू 3 होती है, ये पता लग गया। ये हो गया 3, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब याद रखना है एक प्रॉपर्टी, मैंने बहुत पिछली वीडियो में, पुरानी वीडियो में तुमको बताया था कि जब भी कभी ऐसा हो तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होता है, स्केयर होता है। ये क्या होता है, स्केयर होता है, बताया था मैंने तुमको।
स्क्वायर होता है, तो अगर स्क्वायर है तो सारी साइडें इसकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। अगर यहाँ से ये रेडियस 3 है तो डायामीटर क्या हो जाएगा, पूरा डायामीटर पूरा क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में। और 6 ये कर मत देना इसको 3 सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ध्यान से और अच्छे से समझना है कि ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, पुरानी वीडियो में एक बताया है मैंने, और इसका डेरिवेशन भी कराया है मैंने। इसीलिए कहता हूँ कि एक एक वीडियो ध्यान से देखा करो। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इफ x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, तब ये 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है। तो एक एक करके इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे कि x y के इक्वल है, बड़ा है या छोटा है या क्या है। तो एक रफ पेज लेता हूं और रफ पेज लेके आपको बताता हूं कैसे करना है। तो देखो मैंने ले लिया एक रफ पेज, तो जैसे बोला है वैसे क्वेश्चन करेंगे। जब कोई क्वेश्चन ना समझ में आए ना, तो यही तरीका काम आता है कि जो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है चुपचाप इसे वैसे ही कर लो। ओके, तो जैसे बोला है x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू हो गया cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलो सर √3/2 होती है, आप लिख लो। माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बेस सेम है, एलसीएम इजी हो जाएगा लेना, ये हो जाएगा √3 - 1/2। ओके, अगर √3 की वैल्यू पुट करूं मैं तो 1.732 होता है, -1 है, अपॉन में 2। अगर इसे मैं करूं सॉल्व तो ये आ जाएगा 0.732 अपॉन में 2। ये अपनी x की वैल्यू आ गई। जरा y की वैल्यू देखते हैं क्या होता है। y के लिए सॉल्व करूंगा तो tan 60 है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस cot 60, और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है। अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से एलसीएम, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3। 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 1 का 1 के साथ होगा तो 1 अपॉन में √3। ये हो गया √3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में √3 की वैल्यू रख लेता हूँ 1.732। अब जरा देखते हैं इनमें क्या कंक्लूजन है। डिवाइड करना ही पड़ेगा, मैं शॉर्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, बाकी नंबर को, ये नंबर को ऐसे ही स्किप करता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही स्किप करता हूँ। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 0.23 जा ये 3 आ गया। क्रॉस चेक करने के लिए इतना लंबा हम डिवाइड करके देखेंगे नहीं। अगर यहाँ आप देखो इस सबको हटा दूं मैं, तो ये 2 है, ये 1 है, तो 1 से 2 को डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे सर 2 आएगा। यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि x मेरा क्या है, x मेरा क्या है, छोटा है, और जबकि y मेरा बड़ा है। y ग्रेटर आ रहा है, डिवाइड करने पे भी ऐसे ही होगा। तो रिलेशन क्या आ रहा है, x छोटा है और y बड़ा है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, आया समझ में। इसे बिल्कुल ऐसे ही करना है, जरा देखो। तो हाँ, ऑप्शन तो है, दोनों दिया हुआ है, x बड़ा है और यहाँ y बड़ा है, पर अपने केस में क्या है, y बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आ जाओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इसका। अब हम नंबर 13 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सर्कल, एक सर्कल से सेंटर O है, रेडियस 5 है। तो जैसा बोला है मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये हो गया सर्कल, रेडियस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ तक बनाया मैंने, रेडियस 5 हो गया। तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 5, मतलब D की वैल्यू हो जाएगी 10 और R की वैल्यू हो जाएगी 5। ये लिख लिया, जो मुझे इससे कंक्लूजन मिला उसको मैंने लिख लिया है। ऐसे ही करना है एमसीक्यूज वाले में। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट। तो लो जी, एक पैरेलल बना दिया और एक पैरेलल बना दिया, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 10 है, और ये बोल रहा है 5 है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। अगला, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट कितना है, 10 है। हाँ जी बिल्कुल, देखो डिस्टेंस दोनों के बीच कितना होगा, 10 होगा। तो Q वाला अपना क्या है, सही है, Q स्टेटमेंट सही है, और बोला भी है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यही पता करना है। आगे देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट बिटवीन 5 एंड 10, कि 5 और 10 के बीच में हुआ, गलत। जबकि हमें तो एग्जैक्टली वैल्यू पता है ना कि 10 है, तो 5 और 10 के बीच में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। नंबर एस, देयर डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड सर्कल फ्रॉम द लेंथ ऑफ द, ये तो कोई चांस ही नहीं है इसके होने का। मतलब क्या हो गया, क्यू वाला बिल्कुल सही है, क्यू है ऑप्शन में।
ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग सकते हैं, लेकिन जरा खुद से ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा एक बार आपको भी। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करते हैं नंबर 14। देखो जरा नंबर 14 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऊपर कर लेता हूं इसे मैं। नंबर 14 कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, टीएस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ 2x, वैल्यू दी हुई है 2x, ये है 2x, एंड देना यहां मिस्टेक हो गई है। अब पूछ रहा है कि द एडजॉइनिंग फिगर टीएस, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, जरा देखते हैं फिर से एक बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर है टीएस इज अ टेंजेंट, टीएस ये अपना एक टेंजेंट है विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ सही है। द वैल्यू ऑफ 2x इज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। वैल्यू क्या होगी, यहाँ की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पता करना है। यहाँ 2x है, करेक्टली वैल्यू क्या होगी। तो चलो देखो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। अब आप बोलोगे सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है ना 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। मैं बोलूंगा ये 2x दिया हुआ है, तो इसे कर लो 2x प्लस ये हो गया 90 और ये हो गया प्लस x इज इक्वल टू 180। ओके, बताना ये वाली पेन अच्छी समझ विजिबल है या ये वाली विजिबल है, एक बार बताना मुझे, ठीक है, वीडियो में बताना जरूर। तो इसे ऐड करूंगा, ये 3x हो गया, ये हो गया 3x इज इक्वल टू माइनस करूंगा तो ये 90 हो गया, और x की वैल्यू हो जाएगी 3 से डिवाइड करूंगा तो 30, कितना हो गया 3 x की वैल्यू हो गया 90। पूछ किसका रहा है 2x का, पूछ किसका रहा है 2x का। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ तो 3x लिखा है, 3x है ना, 3x दिया हुआ है पर पूछ 2x का रहा है, तो इसे सॉल्व भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ करो 3x, ये हो गया 3x, तो ये हो गया पूरा कितना हो गया, ये हो गया 4x, यहाँ करो 4x, 4x, और ये x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 4, तो डिवाइड करना है, पहली बार डिवाइड करूंगा तो ये हो गया 45 अपॉन में 2, 45 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया 22.5, ठीक है, x की वैल्यू 22.5 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 2x की वैल्यू क्या होगी, तो 2x की वैल्यू होगी जी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x में, और x की वैल्यू आई है 22.5 और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाता है 45। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। एक बार और समझो क्या बोला, ये वैल्यू दी हुई है 3x, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 3x और ये दिया हुआ है x, तो पूछ रहा है वैल्यू 2x की क्या होगी। तो मैंने बोला ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये टेंजेंट है तो रेडियस इसके ऊपर एंगल 90 का बनाती है, तो 3x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि आई है 22.5, और 2x पूछ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा x में जो क्या है 45, तो 45 के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंगे नंबर 15 वाला, जरा देखते हैं क्या है 15 में। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक पीकॉक है जो ट्री पे बैठी है और ट्री की हाइट दी हुई है। ऑब्जर्व स्नेक, एक सांप को देखती है, ग्राउंड पर सांप है। इफ द डिस्टेंस इज, इफ द स्नेक इज, स्नेक जो है 10 अंडर रूट 3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो मैं यहाँ एक रफ पेज लेता हूँ और आपको समझाता हूँ, जरा देखो, ये मैंने ले लिया एक रफ पेज, इसको भी ऊपर कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया एक रफ पेज। तो यहाँ क्या है, अगर ये एक ट्री है, जरा समझना, ये एक ट्री हो गया और ट्री की हाइट कितनी बोला है 10 मीटर, और ग्राउंड से ये कितनी दूर है, तो ये बोल रहा है 10 अंडर रूट में 3 मीटर दूर है। तो अब पूछ क्या रहा है, द एंगल ऑफ देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द आई फ्रॉम द पीकॉक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो याद रखना ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो इसी को हम क्रॉस कर लेते हैं, जेड ऐसे बन रहा है तो ये एंगल इक्वल ही होता है, ये याद रखना इस तरीके से, ये जेड बन रहा है तो ये एंगल इक्वल होता है। तो ये क्या होता है अपना एच होता है, ये क्या होता है पी होता है, ये क्या होता है बी होता है, और पी और बी दोनों आते किस में है, तो आप बोलोगे सर 10 में आता है, तो मैं ले लूंगा 10
थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, और यही टेन थीटा की वैल्यू बतानी है हमें, तो मैंने लिखा टेन थीटा। P की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 10 है, और B की वैल्यू कितनी है, तो 10√3 है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 10 में 1/√3 वैल्यू होती किसकी है, तो आप बता देना कि सर जी ये होती है 1030 की। किसकी होती है, 1030 की वैल्यू होती है। 10 से 10 गया, और थीटा की जो वैल्यू आ गई ये है 30। आई बात समझ में, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30। तो देखते हैं ऑप्शन में है 30, हाँ ऑप्शन में ए, तो ए अपना हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आ गया समझ में। ऐसे ही करेंगे नंबर 16 वाला। चलो जरा क्वेश्चन रीड करता हूँ 16 के लिए। बोल रहा है इफ अ कोन, एक कोन है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, उसका जो पॉसिबल वॉल्यूम है इज हेलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन, वो कितना है, हेलोड का मतलब खोखला होता है अंदर से, जो निकला है कहाँ, एक सॉलिड है जो बिल्कुल भरा हुआ था, उसके अंदर से जब मैंने उसको खाली किया है तो कुछ निकला है, सिलेंडर, किसके, सिलेंडर से, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, है ना, चलो बताता हूँ वो क्या बोल रहा है। एक रफ पेज लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि आखिरकार ये पूछ क्या रहा है। तो जरा देखना, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है इस शेप में, इस सिलेंडर में से वुड निकाला गया है, ये बिल्कुल सॉलिड है, अभी सॉलिड है, इसका वुड निकाला गया है, ठीक है, उसके बाद कौन के शेप में निकाला गया है, तो जो बचा हुआ है और जो पहले कौन का था, जो कौन निकाला गया है, जो कौन निकाला गया है उसका रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहले तो रिमेनिंग पार्ट इसका निकालना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग। अब वो रिमेनिंग होगा कैसे, तुम बोलोगे सर सिलेंडर से निकाला हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना पड़ेगा मुझे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो रिमेनिंग निकलेगा, क्योंकि सिलेंडर में से कौन निकाला हुआ है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए तुम बोलोगे सर जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। माइनस करने की बात आ गई, है ना, माइनस कैसे करेंगे जरा देखो एक बार। तो जो चीज कॉमन है उसको कॉमन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ रहा है, तो मैंने किया पाई आर स्क्वायर एच को कर लिया कॉमन, तो बचा 1 - 1/3, और इसको सॉल्व करूंगा मैं 1 - 1/3 को, तो अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से एलसीएम ले लूंगा मैं, है ना, एलसीएम ले लूंगा, तो ये आता है 3 × 1 = 3, 1 का 1 में -1 अपॉन में 3, मतलब क्या आ गया 2/3। तो यहां लिखूंगा रिमेनिंग कितना हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो रिमेनिंग का हो गया। अब रिमेनिंग का हो गया तो पूछ रहा है कि कौन के साथ इसका रेशियो क्या होगा, तो ये मैंने बोला जी ये हो गया रिमेनिंग वाला, रिमेनिंग वाला हो गया, रिमेनिंग, इसका वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, और इसका रेशियो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ कौन के साथ, वॉल्यूम ऑफ कौन के साथ, तो यहाँ अपॉन में लिख लूंगा, डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक इसका ये निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग हो गया, और अपॉन में क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ कौन लिख लिया, और दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तुम बोलो सर इससे ये कट गया, 2/3, 2/3, 1/3 रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा। आया क्वेश्चन पूरा समझ में। देखो सबसे पहले क्या था, सिलेंडर, सिलेंडर में से एक कोन निकाला, तो सिलेंडर में से जब कोन निकाल लिया तो उसका वॉल्यूम ये आया। अब पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग बचा है उसके साथ वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो क्या होगा, तो रिमेनिंग अपना ये बचा उसका निकाल लिया मैंने वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम हो गया ये, और दोनों का क्या निकाल लिया है मैंने, रेशियो निकाल लिया है।
2:1 आया। चलो देखते हैं ऑप्शन में है भी या नहीं आखिर ये 2:1। जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखना बच्चे नंबर 17 क्या बोल रहा है। इफ द मोड ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन इज 10, मतलब मोड दिया हुआ है, मोड कितना है तो 10 है, मोड दिया हुआ है 10। आगे बोल रहा है सम किसका, मीन एंड मीडियन का कितना है 25 है। देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली, तब मीन और मीडियन कितना होगा ये बताना है। चलो एक रफ पेज लेता हूं और रफ पेज पे इसको समझाता हूं कि आप कैसे कर पाओगे इसको। देखो तो जो चीजें पहले दी हुई है, अब दिया हुआ क्या है मोड, मोड कितना दिया हुआ है, तो जो चीजें दी हुई है इसे यहां लिख लेता हूं कि मोड हो गया 10। मीन और मीडियन यहां लिखूंगा मैं मीन प्लस मीडियन, मीडियन मीन और मीडियन कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो अब देखो, अब यहाँ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, अगर वो फॉर्मूला नहीं याद है फिर तो हो गया तुम्हारा काम। अब वो फॉर्मूला क्या है, देखो मोड इज इक्वल टू, मोड जो होता है वो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, किसके इक्वल होता है 2 मीडियन। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना, मीडियन नहीं मीन, क्या होगा 2 मीन, 2 मीन। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना इस फॉर्मूले के तो नहीं होने वाला है। फॉर्मूला क्या मैंने बोला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, अब मोड तो दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 10, तो यहाँ रख लिया मैंने 10। 3 मीडियन यहाँ ट्रांसफर करके मैं मीडियन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मीडियन और मीन दोनों में से कोई निकाल सकता हूँ, अगर मीडियन की वैल्यू निकालता हूँ तो मीन इस साइड ट्रांसफर होगा, मतलब मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस मीन। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू हो गई 25 माइनस मीन, 25 माइनस मीन, और ये माइनस का 2 मीन है, इसको मीन ही ऐसे रहने दो। सॉल्व करेंगे इसको, 10 इज इक्वल टू 25 3 जा 75 माइनस 3 मीन, 3 मीन, ये हो गया 3 मीन, ये भी माइनस का है 2 मीन, ये हो गया 2 मीन। जरा दोनों को सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देना। ये हो गया 10 इज इक्वल टू 75 माइनस 5 मीन, 5 मीन। सॉल्व करते हैं, ये प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस का यहाँ ऊपर लिखता हूं तो 10 माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस 5 मीन। माइनस करने के बाद आ गया ये माइनस का 65 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 5 मीन, इज इक्वल टू क्या हो गया 5 मीन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करूंगा, 65 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो बताओ बच्चों कितना आंसर आ जाएगा। 5 से 1 टाइम, 5 1 जा 5, बचा 1, 5 3 जा, तो मीन की जो वैल्यू आई है, मीन की जो वैल्यू आई है वो है 13, मीन हो गया 13। तो अब मीडियन निकाल लेते हैं, मीन और मीडियन कितना है 25 है, और मीन अकेला अगर 13 है तो मतलब मैं अगर 25 में से माइनस कर लूं 13 तो मुझे क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। 5 में से 3 2, 2 में से 1 1, कितना हो गया 12 हो गया। तो मतलब मीडियन की वैल्यू आई है 12 और मीन की वैल्यू आई है, मीन की वैल्यू आई है 13। लेकिन पूछा कैसे मीन और मीडियन, तो पहले आंसर क्या होना चाहिए मेरा लिखा हुआ 13 और मीडियन 12। ध्यान रखना ये फॉर्मेट को, पूछा क्या है मीन मीडियन, तो मीन है 13 और मीडियन है 12, मीडियन है 12, 13 12, 13 12, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। देखो अगर नहीं कुछ भी लिख दो तो 12 और 13 भी दिया हुआ है, तुरंत गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ध्यान रखना पहले मीन तो मीन की वैल्यू, मीडियन तो मीडियन की वैल्यू, और ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आ गया समझ में। अब करते हैं नंबर 18 हम। 18 क्या बोल रहा है,
if the maximum number of students has obtained 52 marks out of 80, then मैक्सिमम मैक्सिमम वाली बात जहां आई तो याद रखना मैक्सिमम कोई हम बोलते हैं मोड। ये तो नाइन्थ वाली चीज आई। अगर कोई बहुत सारे नंबर्स दिया हो और पूछे कि मोड क्या होता है तो तुम ध्यान देते थे कि सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया वही अपना मोड होता है। तो मोड क्या है इसमें 52, मैक्सिमम नंबर 52 आए हैं। ऑप्शन देखो 52 इज मीन गलत है जी, 52 इज मीडियन गलत है जी, 52 इज मोड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर रखने हैं, नाइन्थ वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखते हैं हम 19। 19 को करने के लिए पहले ये डायरेक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। एक लाइन में फटाफट में एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। 19 और 20 दोनों क्या है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। ओके, असर्शन रीजन इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था आपको। ऑप्शन ए कब सही होगा, जब बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे और रीजन अच्छे से क्या कर रहा हो, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा हो, उस केस में। बी कब सही होगा जी, असर्शन और रीजन दोनों सही हो लेकिन रीजन जो है असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, लिखा है ना नॉट, नहीं कर पा रहा हो। सी कब होगा, असर्शन भी ट्रू रीजन फॉल्स। डी कब होगा, असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, तब इस केस में डी वाला सही होगा। हम करते हैं 19, देखते हैं क्या होता है। असर्शन फॉर टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर है x और y, दो प्राइम नंबर है, x इज लेस देन फ्रॉम y बड़ा है x छोटा है, तब उस केस में HCF निकालूंगा अगर x y का तो क्या आएगा, x एंड, तो HCF क्या आएगा उसका, x आएगा, और अगर उसका मैं LCM निकालूंगा तो y आएगा। सरासर गलत है ये, सरासर क्या है, गलत है ये। तुमको पता है HCF को तो एक बार में मान लो कि चलो ये आएगा, पर LCM तुमको पता है ना कि दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए था, तो ये सिर्फ y कैसे आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए था, तो y कैसे आ रहा है, नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसे अगर मैं एक नंबर ले लूं 2 और एक नंबर 3, दोनों का LCM तो तुम बोलोगे 6, मतलब इनडायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई 3 ही तो आया, तो ये फिर y आ रहा है, तो ये गलत हो गया। आगे बोल रहा है अगर इसी का HCF निकालूं तो HCF LCM के बराबर हो सकता है या तो HCF छोटा होगा। बिल्कुल सही बात, HCF हमेशा छोटा ही होता है, तो ये हो गया अपना ट्रू। असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, कौन सा होगा, असर्शन ट्रू नहीं, असर्शन फॉल्स, असर्शन फॉल्स मतलब फर्स्ट के लिए, इसके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगले में बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट एक डाइस है। अब हुआ क्या, इवेंट इवन गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, एक नंबर मिलता है जो 3 से छोटा है, एंड इवेंट 2 में क्या हुआ, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, एक में लेस देन 3 मिला है और एक में ग्रेटर देन 3 मिला है, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, दोनों का सम तो 6 आ जा रहा है, तो हुआ कहां से सही, बिल्कुल गलत है, तो ये तो हो गया फॉल्स, है ना। आगे क्या बोला है, टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए बोला है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री दिया भी है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, दिया हुआ है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव, उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसमें भी ये क्या है, ट्रू है। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब इसमें भी ऑप्शन डी हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो यहां तक हमने सारे एमसीक्यूज अपने कर लिए और पूरे के पूरे 20 मार्क्स क्या कर लिए हमने, कंप्लीट कर लिए हैं। तो हुआ क्या, ये सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपने सॉल्व करके लिख दिया, पर ये रहा सेक्शन बी, और सेक्शन बी में अब क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में बोला है दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए है, पर ये क्वेश्चन आपको आंसर शीट में लिखना पड़ता है, तो एग्जैक्टली आप कैसे लिखोगे और सॉल्व करोगे मैं आपको इस आंसर शीट में ही बताऊंगा। देखो ये जो आंसर शीट है ना, इसमें ही बताऊंगा, जिससे आपको ये पता लग जाए कि एग्जैक्टली इसके आंसर लिखना कैसे है। तो चलो फर्स्ट वाला बताता हूं तुमको अब मैं, और देखना बच्चों यहाँ क्वेश्चन लिखा क्या है, इन द जॉइनिंग फिगर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि एंगल D जो है
एंगल डी जो है एंगल ई के बराबर है। ओके, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है एक आइसोसेलेस है, मतलब AB बराबर हमें AB बराबर AC प्रूफ करना है। ओके, ये साइड बराबर ये करना, अगर ये दोनों साइड बराबर है इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूफ कर दूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल है देन द अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब करना कैसे है देखो, तो सबसे पहला काम देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सेंटर में सेक्शन बी लिखना है। सेक्शन बी लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 था, तो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा, गिवन दैट, जो भी है उसको गिवन में गिवन यहाँ लिख लो, ये चीजें लिख ली, फिर ये गिवन है, गिवन लिख लिया। इसके बाद प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिगर बनाना है क्या, तो बिल्कुल फिगर बनाना पड़ेगा। ये फुल्ली मैंने आपको एकदम सॉल्व करके बताया कि ऐसे ही पेपर में करना है जिससे आपके नंबर ना कटे, है ना, इससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। फिर देखो ये जो दिया था कि अगर ये है रेशियो बराबर तो ये क्या होगा, ये लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। कौन से रूल से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो इसके अकॉर्डिंग ये डी बी ई सी एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, और क्वाड्रिलेटरल में पता है ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, तो इसका भी 180 होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, ये मैंने लिखा है। और इसके बाद एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गया, एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गया, मतलब अपोजिट साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हो गया प्रूफ, अच्छे से देख लेना है इसको। ऐसा ही देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला था, अ बैग कंटेन कार्ड्स, एक बैग में कुछ कार्ड कंटेन है, नंबर फ्रॉम 5 to 100 तक, ठीक है, सच दैट द कार्ड बियर्स डिफरेंट नंबर, अलग अलग कार्ड निकाला जाता है, तो उस कार्ड का रैंडम निकालने की इसकी और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्या किया है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना इस तरीके से ताकि पार्ट अलग अलग दिखते रहे। क्वेश्चन नंबर 22, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 5 प्लस 1 कर लेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी मतलब सैंपल स्पेस मिल गया मुझे 96। स्क्वायर वाली बात की थी, तो उसमें से स्क्वायर कौन कौन सा हो सकते हैं, 5 से लेके 100 तक में 9, 16, ये सारे नंबर हो गए। वो कितने होंगे, 18 होंगे। एक एक डेटा लिखना पड़ेगा, मैंने आपको एक एक चीज लिख के समझाई है इसमें। फॉर्मूला लिखा मैंने, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल में कितना है 8 है, टोटल कितना था 96, डिवाइड किया है 1/12 और आंसर कितना हो गया 96। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लू पेन ही यूज करना है बोर्ड में, ब्लैक पेन यूज मत करना वरना कॉपियां चेक नहीं होंगी, ठीक है। बोर्ड ने साफ तौर पे अपने इंस्ट्रक्शन में बोला है कि ब्लू पेन ही यूज करना है, दूसरा कोई नहीं, इसीलिए मैंने ब्लू पेन लिखा है। अगला क्या पूछा था, यहाँ देखो, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैंने बोला थी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर, टोटल कितने थे नंबर थे, तो नंबर थे 5 से 100 तक में, तो कितने हो जाएंगे टोटल आउटकम, टोटल आए 96, ये 96 निकाला भी था, और कितने हो जाएंगे, तो 100 में से 10 माइनस कर लूंगा तो ये पता लग जाएगा मुझे 90, दो डिजिट वाले नंबर, डिवाइड करूंगा आंसर आ जाएगा, और आंसर लिखना बहुत जरूरी है, और यहाँ मैं लिखना भूला हुआ हूँ PTO, लिखना इज कंपलसरी। ओके, ऐसे ही 23 वाला देखो, एक बार 23 में क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी, मैं आपको दोनों पार्ट करके बताता हूँ। नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। अब देख के तो लग रहा है कि सर इसमें तो एलिमिनेशन ही अप्लाई करना है या सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर लेना है, और गलती से अगर तुमने एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन पे सॉल्व किया ना तो बस तुम्हारा काम हो गया, 1 घंटे लग जाएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको जब भी इतनी बड़ी डिजिट दी हुई हो ना तो कभी एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन मत लगाना। करोगे क्या, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और कैसे सॉल्व करना है अपना पेज लेता हूं, देखो क्या करना है। यहाँ देखो, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा कर रहा हूं मैं, पार्ट ए कर रहा हूं, तो ये लिखना जरूरी है। अब जो इक्वेशन दी हुई थी 1 और 2 कर लिया, उसको मैंने क्या किया कि इक्वेशन ऐड कर रहा हूं, 1 और 2 को दोनों को ऐड किया, 101 x है 102 x है, ये आ गया 203, ऐसे ही इन दोनों को ऐड किया, इसको ऐड किया, और यहाँ मैंने लिख लिया। उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। ऐड करने के बाद ये इक्वेशन मुझे मिला है, देखो ऐड करने के बाद ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 203,
दोनों ही साइड मैंने 203 से डिवाइड किया, तो ये 1 टाइम कट गया, ये भी 1 टाइम कट गया, और ये कटा है 3 टाइम, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मिल गया। आगे क्या किया है, इसी इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है तो आया है -x, इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो y आया, और इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो मुझे मिला है -1। अब दोनों में एलिमिनेशन अप्लाई करो या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो और वैल्यू फाइंड कर लो। ये देखो कंप्लीट ऐसे ही सॉल्व करना है। दो आंसर है, y की वैल्यू आई, आंसर लिखा, x की वैल्यू आई, आंसर लिखा, और ऐसे सॉल्व करोगे तुम्हारे नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। सॉल्यूशन का पार्ट बिल्कुल ऐसे बीच में रखना है, तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे, तुम टॉपर आओगे, वादा है मेरा। अगर इस तरीके से ही तुम पेपर लिख के आ गए ना बेटा, और इतने ही सफाई से और अच्छे से, मैं कहता हूं तुम टॉपर बन के आओगे। 95 प्लस तुम्हारे पक्के हैं। तो 23 का ए वाला पार्ट देख लिया, अब बी वाला कैसे करोगे उसको भी समझो। बोल क्या आ रहा है, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, ग्रेटर एंगल एक्सीड एंड द स्मॉलर एंगल स्मॉलर 50 देन ये तो बुक वाला ही क्वेश्चन है, बुक वाला। अब करना कैसे एक बार देखो। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है, मैंने बोला लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, तो बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, सम ऑफ टू एंगल इज 180, देन इट्स अ सप्लीमेंट्री एंगल। एक क्या है दूसरे से 50 ज्यादा है, तो मैंने y बोला एक से 50 ज्यादा है, ये दो इक्वेशन बन गई। दोनों में मैंने क्या अप्लाई किया है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कर सकते हो, या तो मैंने किया है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, कि ये इक्वेशन 2 कर लिया था, गलती से हो गया था मुझसे, तो इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू इसमें मैंने पुट की है तो x की वैल्यू आ गई, और जैसे ही x की वैल्यू आई है इसमें पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब स्क्रीन शॉट ले लेना इसका और देख लेना, ऐसे ही लिखना है। सॉल्यूशन का पार्ट बिल्कुल बीच में, देखो ये चीज खाली है यहाँ, ये चीज भी खाली है, तो सॉल्यूशन का पार्ट बिल्कुल बीच में। तो 23 का पार्ट बी भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है नंबर 24। 24 में भी ऑप्शन है ए और बी का। क्या बोल रहा है कि m की वैल्यू दी हुई है और ये n की वैल्यू दी हुई है, तब आप ये प्रूफ करके बताओ। ठीक है, तो करना कैसे है, देखो जो डेटा दिया हुआ है, पहले तो 24 पार्ट ए कर रहा हूं तो ए लिख लेना है, और जो डेटा दिया हुआ एम की वैल्यू दी थी लिख लिया, एन की वैल्यू दी हुई थी लिख लिया। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, यहाँ दोनों का स्क्वायर है, एन का भी स्क्वायर है, एम का भी स्क्वायर है, तो मैंने भी क्या कर दिया, एम का स्क्वायर फाइंड कर लिया, एन का स्क्वायर फाइंड कर लिया। यहाँ आप देख सकते हो एम का स्क्वायर फाइंड कर लिया, एन का स्क्वायर फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद एम में से एन स्क्वायर माइनस कर लिया है, ये पार्ट कट गया, और कटने के बाद ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है, इसको मैंने बोला है हैंड्स प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे ही करना है। इसका पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी कैसे करोगे आप। बी बोला क्या है, पहले तो बी वाला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आप यूज करो, कम अगर बोला ही यूज करो तो मतलब यूज करना पड़ेगा, कंपलसरी है। और उसके बाद ये चीज अपन को प्रूफ करना है, देन प्रूफ, ये चीज प्रूफ करो, और प्रूफ करने के बाद उसके बाद सेक ए की वैल्यू दी हुई है, तो बताओ ए क्या होगा, ए क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए बोला है, तो यहां तक लिखा मैंने 24 का पार्ट बी। आइडेंटिटी बोला था ये यूज करने के लिए, इसी आइडेंटिटी का यूज करके करना था, तो दोनों साइड कॉस से डिवाइड किया, ये हो गया, और ये हो गया पहला पार्ट प्रूफ, और दूसरे पार्ट के लिए ये हो गया। ओके, आ गया समझ में 24। आ जाओ ऐसे ही बता देता हूँ 25 कैसे करोगे आप। देखना 25 में बोल रहा है प्रूफ दैट एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इससे इक्वी डिस्टेंस पे है, ये प्रूफ करना है। कितना इक्वी डिस्टेंस पे है, ये ऑर्डिनेट, ये हमें प्रूफ करना है। इनडायरेक्टली प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है हमें, तो बोल रहा है एक्स जो है एब्सिसा है, टू ग्रेटर देन है ऑर्डिनेट से, टू ग्रेटर देन है ऑर्डिनेट से, कौन, एब्सिसा। तो करना क्या है, इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो मैंने देखो 25 लिखा है, कोई ऑप्शन है नहीं तो ऐसे ही लिख लिया, और ये हो गया लेट लेट पी का कोऑर्डिनेट लिख लिया, इक्वी डिस्टेंस है ए और इससे 3 से, तो ये फिगर बनाया है, ए हो गया, बी हो गया, और बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे पी है। कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 x2 y2 और x1 y1। फॉर्मूला लिखा दोनों के लिए अलग अलग, पी ए बराबर हो जाएगा पीबी के, और इसके बाद वैल्यू पुट किए, सॉल्व किया है, जो कटना था कट गया है, और लास्ट फाइनली आंसर अपना आ गया है। प्रूफ करने के लिए जो बोला था ये हो गया प्रूफ, और लास्ट में लाइन लिखना बहुत जरूरी है,
ये हो गया अपना प्रूफ। तो यहाँ तक मैंने आपको सेक्शन बी भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना है जिससे आपके एक भी नंबर ना कट पाए, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो आज हमने यहाँ तक पूरा कर लिया बेटा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम सेक्शन सी और डी के साथ।